Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा नया चैप्टर, हमारी नई यूनिट दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसमें हमने देखा था कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. और हमने देखा था मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर ए फॉरेन करेंसी. और हमने देखा था कि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, तो $1 को लेने के लिए हमको 80 रुपये देने पड़ेंगे. तो ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई क्या, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़. और आज की हम क्लास में देखने वाले थे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. बट बिफोर स्टार्टिंग आर टुडेज क्लास, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी मैं बोलूं डोमेस्टिक करेंसी तो आप लोगों के माइंड में रुपीज़ आ जाना चाहिए. बोले हाँ सर, ये तो बहुत इजी सी बात है, हमको कुछ भी खरीदना होता है, अगर हमको चॉकलेट खरीदनी है, हमको चिप्स खरीदने जाना है या कुछ भी खरीदने जाना है तो हम रुपीज़ ही लेके चलते हैं. हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रुपीज़ चलता है, इसलिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ है. लेकिन मैं जब भी बोलूं फॉरेन करेंसी तो आप लोगों के माइंड में डॉलर आ जाना चाहिए. सर इसका मतलब फॉरेन करेंसी केवल डॉलर होती है क्या? नहीं बेटा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीस के अलावा जितनी भी फॉरेन कंट्री की करेंसीज है वो सारी हमारी फॉरेन करेंसीज है. बट क्योंकि हमको यहाँ पे कंसेप्ट्स को समझना है तो हम एक फॉरेन करेंसी को माइंड में लेके चलते हैं. तो जब भी मैं आपको डॉलर बोलूँ तो वो तो है आपकी फॉरेन करेंसी, और जब भी मैं बोलूँ रुपीस तो आप सब लोगों को पता है कि वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में चलती है. ठीक है सर, ये हम समझ गए. डॉलर आप बोलोगे तो हम समझ जाएंगे आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हो. सो स्टार्टिंग विथ आवर टुडेज क्लास टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. सो देर आर 3 टाइप्स, देर आर 3 मेथड्स जिनसे हम हमारी एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड द थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग. और बेटा ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग है ये मैं आपको बताऊं इन शुरू के 2 का मिक्सचर है. फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है हमारा मैनेज फ्लोटिंग. तो पहले हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल क्या है वो समझ लेते हैं, फिर ये थर्ड तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा. सो स्टार्टिंग विथ योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट कोई ना कोई फिक्स कर रहा है. और हमारे इंडिया में इसको कौन फिक्स करता है? हमारी गवर्नमेंट. सो व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन्स द एक्सचेंज रेट, दैट एक्सचेंज रेट विल बी नोन एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. बट अनलाइक द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जब मार्केट डिटरमाइन करे कि एक्सचेंज रेट क्या होगी. और सर मार्केट कैसे डिटरमाइन करेगा? तो बेटा मार्केट डिटरमाइन करता है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से. आप सब लोग 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा एक सप्लाई का ग्राफ होता है, एक डिमांड का ग्राफ होता है. तो जहां पे भी हमारा सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करता है वो हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होती है. वो सब आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे. अगर आप नहीं भी पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, आज हम फिर से अच्छे से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि हमारा सप्लाई का ग्राफ कैसे होता है, हमारा डिमांड का ग्राफ क्या होता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं. सो योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये कौन सी रेट होती है बेटा? इट इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. हमारी सप्लाई और डिमांड फोर्सेज डिटरमाइन करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होनी चाहिए. और इस रेट को हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपने 11th क्लास में देखा होगा कि जहां पे डिमांड ग्राफ और सप्लाई का ग्राफ इंटरसेक्ट करते थे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते थे. तो वैसे ही यहां पे जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वही हमारी एक्सचेंज रेट होगी. इसलिए हम इस एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज रेट या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं. ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सर वो ग्राफ वगैरह हम सब भूल चुके हैं. तो एक बार आप फिर से बता दो कि सर ग्राफ वगैरह कैसे क्या इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है. सो योर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? तो बेटा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होती है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में. सर इनवर्स रिलेशन का मतलब
अपोजिट रिलेशन, यानी कि एक चीज अगर ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज नीचे आएगी, या एक चीज अगर नीचे आएगी तो दूसरी चीज उसके ऊपर जाएगी। उन दोनों में एक अपोजिट रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशन है। सर इनमें ऐसा रिलेशन क्यों है? तो बेटा सपोज अभी $1 की प्राइस है 80 रुपए, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। अगर ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, सपोज करो $1 100 रुपए का हो जाए, तो जो डॉलर की डिमांड है, लोग बाग डॉलर को कम खरीदना चालू कर देंगे कि यार अभी 80 रुपए का था, अब 100 रुपए का हो गया। सो इफ द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, द डिमांड ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज, इसलिए जो इसका ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हायर द रेट ऑफ एक्सचेंज, लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। ठीक है सर, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो हमको समझ में आ गया। ये ग्राफ भी हमको ध्यान रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। सर अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपका पॉजिटिवली रिलेटेड होता है आपके प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ में। सर प्राइस उसके साथ में पॉजिटिव रिलेटेड क्यों? बेटा अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऊपर जाएगा तो जो हमारी सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी ऊपर जाएगी। सपोज $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। अगर हमारी जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ये ऊपर गई, $1 100 रुपए का हो जाए, $1 अगर 100 रुपए का हो गया, तो जिनके पास में भी डॉलर है वो क्या करेंगे, फटाफट से बेचने की सोचेंगे कि यार फटाफट से हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं। सो इफ द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो इंक्रीजेज। इसलिए जो इसका ग्राफ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और वो अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Higher the rate of exchange, higher will be the supply of foreign exchange and vice versa। और बेटा जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था, जहां पे भी ये डिमांड और सप्लाई का ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा वो पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, और वही हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगी। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज? इट अकर्स व्हेन सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। और अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं वहां पे सप्लाई आपकी डिमांड के बराबर है। Diagrammatically, it is the point where supply and demand curves intersect each other। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये ग्राफ आपको बना के आना है। आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि डिमांड ग्राफ तो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया। और जो आपका सप्लाई का ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है हमने वो भी देख लिया, क्योंकि उनमें पॉजिटिव रिलेशन होती है। सो जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर गए वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और उसको हम हमारी फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो बेटा अभी हमने जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखा, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का ग्राफ देखा, तो यहाँ से दो चीज़ें और निकल के आती है। सर वो दो चीज़ें क्या है? एक तो है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और एक है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा सर, तो सर करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी, और डोमेस्टिक करेंसी क्या है हमारा सर? रुपीज। ये बार बार आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आर डोमेस्टिक करेंसी रुपीज depreciates or loses its value in relation to a foreign currency। जब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज वो डेप्रिशिएट होगी तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया। बट सर यहाँ पे है ना, आपको जल्दबाजी में ना लिखने में गलती हो गई आपसे। यहाँ पे सर $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद में सर यहाँ पे 70 रुपये लिखना था, आपने 90 रुपये लिख दिया, आपने जल्दबाजी में गलती कर दी। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करेंसी डेप्रिसिएशन में जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती है। सर वैल्यू कम होने का मतलब उसकी वर्थ कम होती है, यानी कि पहले हमको $1 को खरीदने में 80 रुपये लगते थे, लेकिन अब हमको वही $1 खरीदने के लिए 90 रुपये लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि करेंसी डेप्रिसिएशन में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, इसलिए हमको $1 को खरीदने के लिए जो पहले रुपए देने पड़ रहे थे उससे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। मोर रुपीज विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज वन फॉरेन करेंसी। तो इस चीज को माइंड में फिट कर लेना कि करेंसी डेप्रिसिएशन में हमेशा अपनी जो रुपीज है ना वो बढ़ता हुआ दिखेगा, इसको कंफ्यूजन मत रखना।
ठीक है सर, हमको ये ध्यान रहेगा। इसके सेम अपोजिट सिचुएशन में जो करेंसी एप्रिसिएशन है, इट इज द सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स और गेन्स इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी। बेटा जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज में दम आ जाए, यानी कि पहले तो हमको $1 को लेने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब हमारी वर्थ बढ़ गई है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की, तो अब हमको $1 लेने के लिए केवल 70 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि करेंसी एप्रिसिएशन में तो जो हमारे रुपीज है वो कम होते हैं, और करेंसी डेप्रिसिएशन में जो हमारे रुपीज है वो ज्यादा होते हैं। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों अभी क्या है, हमारी लाइट कट हो गई थी तो आपका टीवी वगैरह पूरा बंद हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब, और यहाँ पे मैंने आपको चला के ये एग्जांपल दिया और चला के ये बात बोली कि मुझसे कोई जल्दबाजी में ये दिक्कत नहीं हुई है, पर आप लोगों को ध्यान रहे कि करेंसी डेप्रिसिएशन में रुपीज़ हमेशा बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ की वर्थ, उसकी वैल्यू कम हो गई। वेयर एज करेंसी एप्रिसिएशन में जो हमारा रुपीस है वो कम होता है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक करेंसी रुपीस की जो वर्थ है, जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो बेटा हमारी इन दोनों सिचुएशंस को एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, इसके दो कॉज हो सकते हैं, और वो दो कॉज क्या है? पहला तो हमारी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ जाना, और दूसरा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज का कम हो जाना। ध्यान रखना यहाँ पे डिमांड तो बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। तो होगा क्या कि सपोज जो हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम देख के आ चुके हैं, अगर वो बढ़ जाए तो पहले तो $1 को लेने में 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब $1 को लेने में 90 रुपए चाहिए होंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉज ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशन। सेकेंड वन, बेटा जब हमारा जो सप्लाई है, जो कि हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ, अगर वो कम हो जाए तो पहले तो $1 को लेने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब $1 को लेने के लिए 90 रुपए चाहिए होंगे। तो बेटा ये आपके दो कॉज हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के। इन दी सेम वे हमारी करेंसी एप्रिसिएशन के भी दो कॉज हैं, उनके जस्ट अपोजिट। वहां पे तो डिमांड बढ़ रही थी, यहां पे डिमांड कम होगी। वहां पे सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन यहां पे सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा हमारा जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर वो कम हो जाए तो पहले तो $1 को लेने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब हमको $1 को लेने के लिए केवल 70 रुपए ही लगेंगे। दूसरा बेटा जो हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ग्राफ है, जो कि पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, अगर वो कम हो जाए तो पहले तो हमको $1 को लेने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब हमको $1 को लेने के लिए केवल 70 रुपए ही चाहिए होंगे। तो बेटा ये हमने डायग्राम में भी देख लिया हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के दो कॉजेज। सपोज आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, तो आपको अच्छे से ये लिख के आना है दैट करेंसी डेप्रिसिएशन इट इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे मोर रुपीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर $1। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा कि पहले $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन में अब हमको $1 को लेने के लिए 90 रुपए चाहिए होंगे। वेयर एज इन दी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमको कम रुपए चाहिए, पहले $1 को लेने के लिए 80 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब less rupees are needed to buy $1. Only 70 rupees will be required to buy $1, and this is a situation of fall in exchange rate। इन दोनों के आप causes जो भी हम देख के आए, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड ये भी लिख के आ सकते हो। ये तो था आपके एग्जाम का क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, तो इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख के आ जाना, जो हमने देखा $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ और $1 इज इक्वल्स टू 90 का, और यहाँ पे 70 का। तो बेटा ये थी आपकी क्लास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।